गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में स्टडी किया अबाउट द थिंग्स दोज वर रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, एनर्जीज और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया है। हमारा जो टॉपिक आज है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्चुअली इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोगों को जानना होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक, अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दिया कि हमारे पास कोई नंबर है 213 और मैं पूछता हूँ कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो आपको काउंट करके बताना है कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमको कैलकुलेट करने से पहले कुछ लॉज को फॉलो करना होगा, बिकॉज दोज लॉज टेल अस कि हमको किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना है और कौन सी फिगर्स को छोड़ना है और कौन सी नहीं छोड़ना है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ द लॉज दोज वर अप्लाइड ऑन देम टू मेक दैट क्लियर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। मीन जितनी भी नॉन ज़ीरो होती हैं, अब नॉन ज़ीरो क्या होती हैं, अगर आप 1 to 9 जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितनी भी डिजिट आई हैं 1 to 9, ये सब क्या है, नॉन ज़ीरो है। अब सिर्फ ज़ीरो को छोड़कर सब की सब नॉन ज़ीरो हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स पर। इसमें बात होती है कि ज़ीरो प्रोसीडिंग द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। इन दिस केस के ज़ीरो को छोड़कर जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है फर्स्ट वाली, वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि द ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2002, ठीक, अब ये नंबर जो है इसके अंदर 2 नॉन ज़ीरो है और लास्ट वाली 2 भी नॉन ज़ीरो है। दैट्स मीन इसके बीच में दो डिजिट आती हैं, 2 ज़ीरो आते हैं, ये भी क्या हम काउंट करेंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ही काउंट करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? ओके, देन द फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कि ज़ीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट्स प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। ये पॉइंट आपको ध्यान से रखना है कि यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि राइट साइड का जो ज़ीरो होंगे किसके, डेसिमल के। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है ये, और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप जनरली बोल देंगे कि ये नंबर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी जो इसके बाद 2 ज़ीरो लगे हैं दैट इज़ नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज दीज आर नॉट द नॉन ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद एक ज़ीरो और लगा दिया। अगर मैं अब पूछता हूँ कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दैन इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज कि अब ये सी वाली जो 2 ज़ीरो हैं हम इन्हें भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पर अब जो पॉइंट आता है इसमें बात होती है कि डूरिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन एदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो नंबर दिए हों, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर दिया है 234, ठीक, 0.1, और एक नंबर दिया है आपके पास 111.32 या 4, ठीक। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू कैसी आने वाली है, आपके पास वैल्यू आएगी 4.543। अंडरस्टैंड? अब जब आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको वही नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 1 डिजिट है आफ्टर द पॉइंट, तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट रखनी है आंसर में आफ्टर द पॉइंट्स। तो हमारे पास यह आंसर इसका हो जाएगा 3.345.4। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का आंसर जो आएगा हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस वे। अंडरस्टैंड? अगला पॉइंट है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जिसके अंदर राइट साइड में लीस्ट डिजिट दिया होगा हमें उसकी अकॉर्डिंग उस आंसर को रिप्रेजेंट करना है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है,
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है या नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द लॉज एंड द पोस्टुलेट्स। ठीक, मीन्स लॉज, दोज लॉज विच गवर्न द होल केमिस्ट्री, यानी कि जब आप कोई भी रिएक्शन करेंगे या फिर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें अप्लाई होती हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरली क्या है, यहाँ पर 5 लॉज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और ये 5 लॉज जो हैं इनके ऊपर हमें बात करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, द सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, Gay-Lucas law of gaseous volume, and the last and very important law that is Avogadro law। ठीक है, इन लॉज के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, देयर वी स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बने रहना, यानी कि जो पहले था वही बाद में भी बना रहे, दैट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्टार्टिंग में मास होगा, सपोज करो ए मास था और जो लास्ट में बी मास होगा, वो दोनों ही मास क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि आपके पास कोई कंपाउंड था जिसका मास ए है, यानी कि आपने मान लिया यहाँ पर कि आपके पास जो कंपाउंड है उसका मास 2 ग्राम था फॉर एग्जांपल। ठीक, अब रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उस कंप्लीशन के बाद जो आपके पास मास होगा वो भी क्या होगा, 2 ग्राम ही होगा। यानी कि दैट्स मीन कि मास जो होता है किसी भी केमिकल प्रोसेस में या फिजिकल प्रोसेस में हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर साइंटिस्ट जिन्होंने ये दिया था उनका नाम था एंटोनियो लेवोसियर। ठीक है, इन लेवोसियर का क्या है, ये हैं द मॉडर्न फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक फ्रेंच थे, अंडरस्टैंड, और इन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने बोला था कि इट स्टेट दैट कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर जो होता है, यानी कि पदार्थ जो होता है, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो डूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। ठीक, इसके लिए क्या करते थे कि एक्सपेरिमेंट करते थे जनरली, जिसमें क्या होता था, आपको एक कंपाउंड लेना था जो हाई स्कूल में बड़ी क्लियरली डिफाइन किया गया है कि आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। ठीक है, आपने सोडियम सल्फेट लिया और इसकी रिएक्शन करवाई बेरियम क्लोराइड के साथ, और जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2 टाइम NaCl। ठीक है, इसे आप बैलेंस करके देख सकते हैं, ये एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है, दैट्स वाई। और जब इस रिएक्शन को करने के लिए क्या करते थे कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेते थे, उसके अंदर सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन को भर देते थे। ठीक है, फिर एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इग्निशन टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड को डालेंगे और उसे एक थ्रेड से बांध के लटका देंगे। ठीक, मटेरियल को वे करेंगे और वे जो मटेरियल का वजन आएगा, वेट आएगा या मास आएगा, उसे क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम उस फ्लास्क को लेते हैं और उस फ्लास्क को टिल्ट कर देते हैं। ठीक, जिससे क्या हो, जो इग्निशन ट्यूब के अंदर जो हमारे पास बेरियम क्लोराइड का मटेरियल था वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। दैट्स एक रिएक्शन टेक प्लेस करती है और रिएक्शन के बाद हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनकर आते हैं। मीन्स ये जो NaCl होता है ये वाटर में सॉल्युबल है, तो ये आसानी से उसके अंदर सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है, और ये BaSO4 एक वाइट कलर का PPT उसमें नज़र आने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो मटेरियल रिएक्शन के बाद आया है, हमने उसे पहले ही जो हमारे पास फ्लास्क था, कॉनिकल फ्लास्क, उसको क्लोज कर दिया था अच्छे से। अब हम इसे दोबारा से वे करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें मास मिला है वो एकदम इक्वल है जितना कि मास था पहले वाले कंपाउंड, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में मटेरियल लिए थे उन्हीं के बराबर रहता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं कि यहाँ पर जो मास जो रहता है किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के अंदर कंजर्व्ड रहता है। इवन यू कैन टेस्ट इट इन अ फिजिकल प्रोसेस टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वाटर को वे करें, ठीक, और उसी वाटर को क्या करते हैं, आप फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद जब आप उसको वे करेंगे तो मास जो होगा दोनों का इक्वल ही रहेगा। अंडरस्टैंड?
Okay, now the second law that we really need to talk about, this is given by the Joseph Proust. Okay, and he said कि compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. यानी कि जो compounds होते हैं वो exactly same proportion of elements by weight contain करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास H2O है, ठीक, यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और प्लस 1 ऑक्सीजन है. अब ये 2 हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीजन का मास क्या, हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है, प्लस इसी तरीके से 1 ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16 होता है. और हमें पता चलता है कि टोटल जो हमारा मास आएगा यहाँ पर वो दैट्स कम्स आउट 18. तो अगर मैं इसे 18 ग्राम कहूँ, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके 1 मोल का मास जो है 18 ग्राम है, दैट्स मीन कि अगर आप किस 18 ग्राम लेते हैं तो इसके अंदर से क्या होगा, 18 ग्राम के अंदर 2 ग्राम तो हाइड्रोजन होगी और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी. दैट्स मीन 18 ग्राम को डीकम्पोज करने पर हमें 2 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी और 16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है. जैसे कि प्रोपोर्शन बाय वेट का मतलब ये है कि आप जितना मास आपके पास होगा किसी कंपाउंड का, अगर आप उतना ही मास लेने के बाद उसे डीकम्पोज करते हैं तो डेफिनेट मास प्रोपोर्शन में वो डिसोसिएट होगा. ठीक है, अंडरस्टैंड. अगली स्लाइड पर हम जाएं, वहाँ पर हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. एक्चुअली मल्टीपल प्रोपोर्शन बात करता है उसके बारे में कि अगर कोई एक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और अगर एक से ज़्यादा टाइम वही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं तो वो एक सिंपल रेशियो में क्या अपना प्रोडक्ट बनाते हैं. यहाँ पर मैं बात करने से पहले आपको एग्जांपल देना पसंद करूँगा. जैसे हमारे पास होता है CO2, अगर H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो तो वो वाटर बनाती हैं, और अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो तो ये पेरोक्साइड बनाती हैं. इन बोथ द केसेस व्हाट यू हैव नोटिस्ड कि यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने एक कांस्टेंट मान लिया जाए, ठीक, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या रहेंगे, 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे. लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन रहेंगे. सिमिलर वी कैन अप्लाई इट ऑन CO2. यहाँ पर क्या है, CO2 है और एक हमारे पास CO है. अगर हम कार्बन को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लें, तो यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर भी 1 कार्बन है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है. तो क्या है, ये एक सिंपल प्रोपोर्शन या एक सिंपल रेशियो में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद कंपाउंड बनाते हैं. अंडरस्टैंड. ओके, द नेक्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट द गे-लुकास लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम. इसमें क्या होता है, व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी कि अगर हम गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर लेते हैं और अगर वो कंबाइंड होती हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं तो उनका वॉल्यूम जो होता है एक सिंपल रेशियो में रहता है. ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि हमने क्या लिया है, अमोनिया को ले रखा है. हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं जैसे कि हाइबर प्रोसेस में कराया जाता है FeMO की प्रेजेंस में. ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, Fe क्या होता था, कैटलिस्ट होता है, और मोल्डिवेडिनम क्या होता है, प्रमोटर होता है. और जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा अमोनिया. ठीक, अब आप देखें इस रिएक्शन को बनाने के लिए यहाँ पर 3 टाइम्स 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लगता है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनकर आता है. अंडरस्टैंड. ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से टेक प्लेस करती है एक केमिकल रिएक्शन में. तो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पर 1 वॉल्यूम, यहाँ पर 3 वॉल्यूम और यहाँ पर होता है ये सिंपली 2 वॉल्यूम. ठीक है, तो 2 वॉल्यूम प्रेजेंट होता है जब ये कंबाइन करते हैं एक सिंपल रेशियो में. अवोगाद्रो लॉ. अवोगाद्रो लॉ टॉक्स अबाउट कि अगर आपने किसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि जो टेम्परेचर और प्रेशर था वो सिमिलर रहे हर एक गैस के लिए और उनके इक्वल वॉल्यूम अगर आप ले लेते हैं
तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट इज़ इक्वल इन केस। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वल रखने या सेम रखने के बाद एक दो गैसें हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, उन दोनों ही गैसेस को क्या किया है, एक टेम्परेचर है, सिंपल टेम्परेचर है जिस पर हम उन्हें लेते हैं और लेने के बाद हम क्या करेंगे, उन गैसेस को एक सिमिलर वॉल्यूम यानी कि इक्वल वॉल्यूम में क्या लेते हैं, हम 2 कंटेनर्स में ले लेंगे। ठीक है, ये 1 लीटर मान के चलें आप। ठीक है, 1 लीटर में ले लेते हैं। तो इनके अंदर जो इनके नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर इनका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है तो। अंडरस्टैंड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। तो अवोगाद्रो इसकी बात करता है। ठीक, देयर आर वन ऑफ थ्योरी that is a very very important theory that explains these all the laws, यानी कि जो हमने लॉज अभी स्टडी किए हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए डॉल्टन ने फर्स्ट टाइम एक थ्योरी दी और उन्होंने पब्लिकली ये एक्सप्लेन किया कि एटम क्या होता है और ये पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए मैटर या एक मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये 1808 में एक थ्योरी दी गई जिसमें डॉल्टन ने बताया कि न्यू सिस्टम केमिकल फिलॉसफी के तहत उन्होंने बोला कि जो मैटर होता है वो कंसिस्ट करता है इनडिवाइजिबल एटम्स, यानी कि उन्होंने बताया कि मैटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स और दोस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, यानी कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और ये पार्टिकल्स इनडिवाइजिबल होते हैं, मीन्स इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी एक मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद बात की उन्होंने बोला कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई कि जो एटम्स होंगे उनकी एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इन ऑल द केसेस सिमिलर रहेंगी। ठीक है, तो उन एटम्स की किसी एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आइडेंटिकल माने सेम होंगी और उनका मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल मीन्स उनका मास भी इक्वल ही रहेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, और जो दूसरे तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनके मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में हमने बात की थी कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि अगर आप क्या कर दो, किसी एलिमेंट्स को कंबाइन करो, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को आप किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, यानी कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं H2O की, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही कंबाइन करेंगे तभी क्या बनेगा, हमारे पास वाटर बनने वाला है। अगर मैं CO2 की बात करूं तो यहाँ पर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगी तभी क्या बनने वाला है, CO2 बनने वाला है। तो इट्स अ वेरी सिंपल और क्रिस्टल क्लियर थ्योरी। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। दैट्स मीन के एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होगा। जैसे कि हमने पीछे कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी में पढ़ा था कि जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते थे तो उसमें क्या होता था, एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती थी और नए कंपाउंड्स बन जाते थे। लेकिन इसमें कहीं भी मास ना ही किसी का मतलब ऑल द नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम्स उसमें प्रेजेंट थे ना ही वो क्रिएट हुए थे और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुए थे। तो सिंपली यहाँ पर जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन करता है, दिस वन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस थ्योरी को मतलब गलत साबित करती हैं। कुछ नई पॉइंट्स या नई डिस्कवरीज हुई 90s के बाद, उन्होंने क्या किया, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को क्या किया, बाईपास कर दिया। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बात की कि एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सा वाला पॉइंट या पोस्टुलेट्स जो था वो गलत साबित हो गया। उसके आगे बात होती है कि जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं।
ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर आइडेंटिकल मास से लगाता हूँ मैं, तो हमें पता है कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक, आइसोटोप्स के केस में जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सिमिलर होगा, और एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये 12, 13 और 14। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इन केस ऑफ दैट इट दीज स्टेटमेंट्स भी क्या हुआ, गलत साबित हो गया। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। ऑल राइट, तो इसमें जो स्टेटमेंट्स गलत थे, मतलब कुछ थ्योरीज में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या कमियाँ रह गई थी। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना इनफ है, और हम जूम मीटिंग में बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, और कुछ एटॉमिक मास कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ वॉच दैम केयरफुल्ली एंड राइट देयर आंसर्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।